हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्णव। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे साथ होंगे मिस्टर अनिरुद्ध सेन। इनका स्कोर है 340 सीजीएल 2022 टीयर 2 में और इनका ये पहला अटेम्प्ट है। तो पहले ही अटेम्प्ट में इतना बढ़िया स्कोर इन्होंने कैसे किया, उसके ऊपर ही हम लोग का इंटरव्यू है। होप आप लोग सब इस इंटरव्यू को बहुत ही एंजॉय करेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। चैनल छोटा है, नया है, लेकिन यहाँ पे सब बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो अनिरुद्ध, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो और एक बात मैं बता दूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं। मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिए हैं और मेरे पास इतना पैसा है भी नहीं, तो एकदम जेन्युइन इंटरव्यू है। और चलिए तो इंटरव्यू आपका शुरू करते हैं। आप बोलिए, आप पहले बोलिए आपका स्कोर कितना है सीजीएल 2022 में? मेरा टायर 2 में स्कोर है 6 मार्च को 340 है रॉ स्कोर अभी। हाँ, तो आपका शिफ्ट था 6 मार्च और आपका रॉ स्कोर बन रहा है 340। ठीक है, थोड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि 6 मार्च थोड़ा मतलब डिफिकल्ट टाइप का था, 3 मार्च और 6 मार्च। लेकिन मेरा कंप्यूटर स्कोर थोड़ा लो है, इसलिए मैं कंप्यूटर में आपको कितने मिले हैं? 22 है। तो कंप्यूटर में इनको 22 रॉ मार्क्स मिले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और आप अपना सब्जेक्ट वाइज स्कोर प्लीज बता दीजिए। मेरा मेंस में मैथ में है 84। 84 मैथ्स में 84। मैंने 28 अटेम्प्ट किए थे, 28 के 28 सही है। ओके ओके। और रीजनिंग में है 79 है। रीजनिंग में 79 और सिली मिक्स की वजह से नेगेटिव हो गया। ओके। और इंग्लिश में है 132। इंग्लिश में 132, मतलब हाँ, आपने 44 अटेम्प्ट किए थे। 44 सही है। और 45 वाला भी अटेम्प्ट कर लेते तो 135 आ जाता है, क्योंकि वो सही था मेरा। अच्छा, रिस्क नहीं लिया क्योंकि नेगेटिव भी होता है पैराजम्बल में, ज्यादा नेगेटिव होता है बहुत, वो थोड़ा रिस्की चैप्टर है। और अब जीके में बताइए। जीके में 45 है। मैंने 15 अटेम्प्ट किया था, 15 से 15 सही है। बहुत ही बढ़िया, मतलब जीके में एक भी इनकरेक्ट नहीं, मैंने तुक्का नहीं लगाया था उतना। अच्छा, एक ही तुक्का लगाया था, मिल गया था। अच्छा। 45 स्कोर जीके में, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो टीयर 1 में आपके कितने? टीयर 1 में मेरा 9 दिसंबर को था 159 रॉ। और नॉर्मलाइजेशन में 170 था। अच्छा, डब्ल्यूओ के लिए एलिजिबल था, लेकिन वो मुंबई मेरा एग्जाम सेंटर था, यहाँ से 900 किलोमीटर था, इसलिए मैं उसको मतलब दे नहीं सका। मैं इच्छा थी मेरे देने की, प्रिपरेशन नहीं। अच्छा, लेकिन प्रिपरेशन नहीं था डब्ल्यूओ की। ठीक है। और अब बताइए आपका बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से हो ओरिजिनली? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मतलब हम दोनों बंगाली है एक्चुअली, और इधर नागपुर में ही पोस्टेड है। इसलिए जब अर्णव जी ने मेरे से कांटेक्ट किया, मैं बोला क्यों ना फेस टू फेस इंटरव्यू हो, ऑनलाइन इंटरव्यू से ज्यादा, क्योंकि मैं 40 किलोमीटर जस्ट 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 1 घंटा दूर रहता हूँ। मैं कुही तालुका है महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्रियन है वो समझ पाएंगे कहाँ पे हम रहते हैं। आप ओरिजिनली वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश से थोड़ा ज्यादा दूर नहीं, 30-40 किलोमीटर दूर में हम रहते हैं। अच्छा। और स्मॉल टाउन से आते हैं, बंगाली मीडियम प्योरली। अच्छा, तो आप बंगाली मीडियम स्कूल से हैं? हाँ, बंगाली मीडियम कॉलेज भी बंगाली मीडियम। ओके, उसके बावजूद आपने 132 इंग्लिश में स्कोर किया, बहुत ही कमेंडेबल है आपका। और आप अब बताइए फैमिली बैकग्राउंड। मेरे फादर मतलब पहले बिजनेस करते थे डिजाइनिंग का, अभी वो उनकी उम्र हो गई तो अभी वो नहीं करते थे। लेकिन मेरे मम्मी वो वर्किंग वुमेन है। अच्छा। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जॉब करते हैं। अच्छा। उधर ही गाँव में, मतलब। अच्छा। तो उतना प्रिविलेज बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो मतलब होता है, मतलब एम्बिशन बड़ा रखो तो कुछ भी पॉसिबल है। आप मतलब जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और स्कूल कॉलेज भी आप वेस्ट बंगाल से, बंगाली मीडियम से है? गाँव के। और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा मतलब 12th मेरा साइंस से है। हाँ। लेकिन वो फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा थोड़ा बेस ठीक ठाक नहीं था, इसलिए मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स पे। अच्छा, आपने बीए किया हुआ है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। हाँ, क्योंकि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही वीक था। अच्छा, सिर्फ मैथ स्ट्रॉन्ग था मेरा। कौन से सब्जेक्ट से? मेरे एचएस में पीसीएम था ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए में मेरा बंगाली और हिस्ट्री था। अच्छा, ओके। इंग्लिश भी नहीं था। अच्छा, इंग्लिश भी नहीं था, ठीक है। और पासिंग आउट ईयर आप 2022 में पास आउट किया है और सीजीएल 2022 फर्स्ट ईयर था, ठीक है। तो आपने कब से एसएससी का प्रिपरेशन शुरू किया है? मैंने एसएससी का मतलब पहले से किया था, लेकिन वो 2019 का सीएचएसएल एग्जाम देने के बाद मैंने प्रिपरेशन नहीं किया। अच्छा, तो ये इन्होंने सीएचएसएल 2019 इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसी में इनका पीए और एसए में सिलेक्शन हुआ है और अभी ये महाराष्ट्र में पीए है। हाँ, पोस्टल असिस्टेंट में काम करते हैं। इन्होंने ज्वाइन किया है, कितने मंथ हुए? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए। और उसके बाद ये दूसरा एसएससी अटेम्प्ट, एसएससी सीजीएल, दूसरा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। हाँ, मतलब दूसरा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। फर्स्ट वाला एसएससी सीएचएसएल, दूसरा वाला एसएससी सीजीएल 22। ओके। बीच में मैंने एग्जाम नहीं दिया इसलिए क्योंकि मैं सीएचएसएल 2019 देने के बाद थोड़ा सिविल सर्विस लाइन में चला गया था। अच्छा। क्योंकि मेरे का मतलब वो सपोर्ट था
कि मतलब मैं ट्यूशन से पैसा कमा लेता था, तो मैं मेरे घर से मतलब कोई प्रेशर नहीं था। मैं खुद का कर सकता था, खुद का फॉर्म फिलअप के पैसे, मतलब बुक्स के पैसे मैं खुद कर लेता था। सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, थोड़ा बहुत हो गए थे। तो कोचिंग अगर ले सकता, मैं नहीं लिया कोचिंग, अगर लेना चाहता था वो भी ले सकता था। तो उसके बारे में बाद में आते हैं। उसके आप बताइए कि आप सिर्फ एसएससी एग्जाम का ही प्रिपरेशन? सिर्फ एसएससी। अच्छा, बहुत लोग एसएससी और बैंक दोनों एक साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो 2-3 एग्जाम के एक साथ प्रिपरेशन करते हैं। हाँ। आपने क्या किया था, आपका क्या सलाह है? मेरी सलाह है, मतलब आपके अगर उम्र कम है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी उम्र हो गई है तो आप ये रिस्क ना ले। क्योंकि एसएससी का तैयारी करना है तो एसएससी की करिए, बैंकिंग की करनी है तो बैंकिंग की करिए। मेरा जैसा उम्र था, मैं डब्ल्यूबीसीएस एसएससी दोनों को लेके चल रहा था। आप डब्ल्यूबीसीएस मतलब वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस? हाँ, वेस्ट बंगाल का सिविल सर्विस को लेके चल रहा था। उसकी वजह से मतलब वो जीके का मतलब अलग से तैयारी नहीं जीके का अच्छा बेस था। हाँ, जीके का अच्छा बेस था। मैंने बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किए थे सारे, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के। एक बार रीडिंग लगाई थी, उतना मतलब अच्छा। ऐसा भी नहीं कि डब्ल्यूबीसीएस में मैं अगर बैठ जाऊँ तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। रिविजन करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन फिलहाल एक एग्जाम अगर टारगेट किया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बेहतर है। आपका फोकस मेन है फोकस, और एक्चुअली एग्जाम को समझना है। जैसे मेरे को क्या करना है, जैसे मैं पोस्टल एसिस्टेंट में लगा अक्टूबर में, उसके बाद मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया। मेरे मैक्सिमम तैयारी 3 घंटे की थी दिन में। मतलब तो आप अभी पीएसए में जॉब करते हैं, 4 महीने हो गए, और ये पीएसए का जॉब बहुत ही हेक्टिक है, सब भी बोलते हैं। उसके बारे में आपसे सुनेंगे। तो आप 4 महीने हुए ज्वाइन किए हैं, तो आप अभी बताइए कि पीएसए का जॉब कितना हेक्टिक है और आपको कितना वक्त मिला ये सीजीएल 22 के पहले प्रिपरेशन करने के लिए? एक्चुअली शॉर्टिंग एडिशन जो होता है, मतलब पीएसए में जो एसे होता है, उसमें बहुत वक्त मिलता है, लेकिन वो नाइट ड्यूटी वाला जॉब है, इसलिए मैंने उसको ऑफ नहीं किया था। क्योंकि मेरा मतलब सोने से मैं कभी क्या बोलते कॉम्प्रोमाइज नहीं करता नींद से। 7-8 घंटे की नींद में लेता हूँ, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता मेरा उसके बगैर। अच्छा। और मतलब पीए लिया तो महाराष्ट्र में हो गया मेरा पोस्टिंग, नागपुर में। तो आपको कितना आवर्स ड्यूटी करना पड़ता है और आप घर में जाके कितने वक्त पढ़ सकते हैं? हाँ, मेरा ऑफिस टाइमिंग है 9 से 5, लेकिन मतलब सब ऑफिस में थोड़ा काम का प्रेशर ज्यादा रहता है, स्टाफ क्रंच है बहुत ज्यादा सब ऑफिस में, इसलिए 9 से 5:30 6 तो कॉमन था। और ऑफिस आवर्स में पढ़ाई शायद नहीं, इम्पॉसिबल है ना? सब ऑफिस में इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। अच्छा। हमेशा ऑफिस में 10-15 लोग रहेंगे, तो आप कैसे करेंगे? छोटा सा ऑफिस होगा, डेस्क भी नहीं होगा बराबर। बाकी हमारा बहुत सारे जॉब्स है जहाँ पे हम ऑफिस में 1-2 आवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन पीएसए में वो पॉसिबल नहीं है। अगर हेड ऑफिस में होंगे, पीछे बैक सेक्शन में काम करेंगे, पब्लिक डील नहीं होगा, तो पॉसिबल हो भी सकता है ऑनलाइन सब वीडियो देखे। अच्छा। लेकिन डिविजन ऑफिस आपका पॉसिबल नहीं मेरा। तो आप कब पढ़ते थे? घर में जाता था, फ्रेश होके 2 घंटे पढ़ता था पहले, उसके बाद मतलब थोड़ा पर्सनल लाइफ उधर चला जाता था, खाना खाता था, मतलब सब करके मैं रात को 1 घंटे वीडियोस देखता था। अच्छा। क्योंकि मेरी एनर्जी नहीं रहती थी। तो मैथ्स मेरा ज्यादातर वीडियो से, मतलब यूट्यूब फ्री वीडियोस अवेलेबल है, कोर्स नहीं कोई, उससे मैंने अब आते हैं आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन, यही में आते हैं कि कोचिंग आपने कहाँ से कोचिंग लिया था और किस टीचर से पढ़ा था, और कोचिंग नेसेसरी है या नहीं, इसके ऊपर आप कुछ बताइए। हाँ, पहले मैं बोलता हूँ, मैं कोचिंग मैंने लिया था मोहित गोयल का, मैथ का। लेकिन वो काम मैंने नहीं आया मेरा उतना, क्योंकि टाइम नहीं मिला। आपको वो देखने का परचेस कर लिया था? परचेस कर लिया था, देखने को टाइम नहीं। हाँ, सिर्फ मैंने वहां से 2-3 चैप्टर किए थे। लेकिन मेरे को बहुत पसंद है वो टीचर, मतलब बहुत ही बढ़िया है, और मेरे को लगता है ऑनलाइन कोचिंग लेने से मतलब उतना डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हो सकता है आपके एरिया में कोई ऑफलाइन कोचिंग है, तो ऑफलाइन कोचिंग का एक फायदा है, वो होता है कंसिस्टेंसी। जैसे मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी से रहा है, और उस उम्र में मतलब ना समझे कि बीएमए में चला गया तो कॉलेज का प्रेशर नहीं, इसलिए मेरे को बहुत टाइम मिलता था। वो 17-18 साल की उम्र में आपको इतना मैच्योरिटी नहीं होता कि आपको जिंदगी में क्या करना है, तो उसका फायदा उतना नहीं मिला टाइम का। तो कंसिस्टेंसी मेरा प्रॉब्लम रहा है। ऑफलाइन कोचिंग से आपको कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, लेकिन आपको ऐसी जगह से कोचिंग लेना है जिसकी वो ऑथेंटिसिटी रहे। कहीं से भी ले रहे हो, जिसने कभी सीजीएल का एग्जाम नहीं दिया वो सीजीएल पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मैं जितना देख रहा हूँ कि एक मिथ बन गया है कि उस टीचर से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मेरा सीजीएल क्रैक, मतलब उस कोचिंग में जाएंगे तो मेरा सीजीएल क्रैक। तो सिर्फ कोचिंग लेने से नहीं, कोई एग्जाम कभी नहीं, क्योंकि और एक बात, अभी जो सीजीएल का नया पैटर्न आया है, मैथ्स इजी आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स मतलब उतना हार्ड नहीं आ रहा है, थोड़ा इंग्लिश और जीके पे फोकस ज्यादा चला गया है, तो कोचिंग लेने से उतना फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो सारे
बिग बिग कोचिंग सेंटर्स मैथ की वजह से चलता है। एग्जैक्टली इसलिए उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा उधर। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप मैथ का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है तो आप खुद ही यूट्यूब में इतना सारा फ्री कंटेंट तो वहां से आप बहुत सारे कुछ सीख के खुद ही कर सकते हो और मॉक लगा के आप डेवलप कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि मैथ का तो वेटेज कम हो गया और मेन इंग्लिश और जीके का बहुत बड़ा वेटेज हो गया। और मैथ में फ्री में आपको एडवांस मैथ पवन राव इतना सुंदर उन्होंने अच्छा, पूरा अच्छा। तैयार किया है, वो मैंने फॉलो किया था। अच्छा। तो इसके बाद कोचिंग की क्या नीड है? ओके। आप मॉक टेस्ट दो, आप वो सीख जाओ। लेकिन मेरा थोड़ा मैथ्स में बैकग्राउंड अच्छा था 12th तक, इसलिए अच्छा। मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मैथ्स अच्छा में। अच्छा इंग्लिश में अगर आपका प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम करना, रीडिंग मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी पढ़ो, इंपॉर्टेंट नहीं द हिंदू ही पढ़ना है, आप टेलीग्राफ भी पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, लेकिन पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि रीडिंग के ऊपर बहुत फोकस है अभी एसएससी का, क्योंकि जो वोकैब और ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी आते हैं एसएससी में, प्रीवियस ईयर से आपका हो जाएगा। हाँ। लेकिन रीडिंग में बहुत बड़ा गेम होगा। तो अब आते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन में। तो आप पहले बताइए मैथ्स के लिए आपने कौन से बुक्स और रिसोर्सेज फॉलो किया था? मैथ्स में मैंने पहले किरण किया था जब मैं सीजीएल की तैयारी करता था। Okay. 5-6 महीने ठीक से तैयारी की थी, 5-6 घंटे मतलब डेली देता था। क्योंकि मैथ्स में मतलब तब नया नया था, बुक्स अच्छे लगते थे, मैथ्स नया नया प्रैक्टिस कर रहा था। जीके ज्यादा मैं जीके पढ़ता था तब, 2-3 घंटे जीके पढ़ता था दिन में। अच्छा। और 1 घंटे मैथ पढ़ा, 1-2 घंटे इंग्लिश ऐसे। तो मैथ्स में मैंने किरण पहले लगाई थी, एरिथमेटिक। और एडवांस मैथ मैंने सिर्फ पवन राव किया था। ओके। ऑनलाइन ओके। और मॉक लगाए थे उसके बाद। तो मेरा बेस तैयार हो गया था, 150 मेरे आते थे आराम से। अच्छा। 150 के ऊपर हमेशा आए मेरे प्रीलिम्स मॉक में। ओके। तो मैथ्स में मैंने इतना ही किया है, सिर्फ पवन राव किया, किरण किया है पहले, और पवन राव का वीडियोस देखा है। ओके। उसके बाद अभी जॉब लगने के बाद मैंने पिनाकेल किया था। ओके। इस टाइम में ओके। पिनाकेल से मैं पैटर्न देखता था, कौन से क्वेश्चन मेरे को आते हैं वो मैं छोड़ देता था, कौन से क्वेश्चन मेरे को टाइम ज्यादा लगते थे वो मैं देखने बैठता था, इतना करता था। तो अब इंग्लिश प्रिपरेशन के बारे में बताइए। आपका 132 इंग्लिश में स्कोर है, ये बहुत ही बढ़िया स्कोर है। तो आप इंग्लिश के बारे में बताइए। इंग्लिश का बैकग्राउंड है मेरा अच्छा, वो क्लास 10th के बाद है। मेरा एक्चुअली जो एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है वो उतना खास नहीं है। मैंने 7th 8th तक मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मैथ्स में डब्बे भी आए मेरे, 0 भी आए। 9th 10th में थोड़ा सीरियस हो गया स्टडीज को लेके। तो 10th के बाद ही मैंने इंग्लिश बहुत सीरियसली ले लिया था, क्योंकि मेरे को पता चल गया था जिंदगी में कुछ बड़ा करना है आपको, बंगाल के बाहर है, इंडिया के बाहर, तो इंग्लिश सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने इंग्लिश बहुत रीडिंग करता था 10th के बाद से, न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं। तो मेरे वो रीडिंग हैबिट मेरा तब से थी। मतलब आप बोल रहे हैं कि सीजीएल के इस पैटर्न में अच्छा करने के लिए आपको रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब और हमने देखा भी है इस बार पीक्यू वाला जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन था बहुत ही कंफ्यूजन, बहुत ही कंफ्यूजिंग था, बहुत ही। खासकर पैराजम्बल थोड़ा लक बेस्ड भी रहता है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट आपको पूरा मतलब कोई लक नहीं है इधर, आपको जितना अच्छे से समझ आएगा उतना अच्छा करोगे। इसमें लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत जरूरी है ज्यादा, और वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा आप जितना रीडिंग करेंगे उससे। रीडिंग करेंगे उनसे, रीडिंग करना है। और रीडिंग के टाइम ध्यान रखना है कि ग्रामर का ध्यान रखना है, वोकैब का ध्यान रखना है, और मतलब अपनी लैंग्वेज में, जैसे बांग्ला में मेरे हमारा लैंग्वेज रहता है बांग्ला, उसमें सोच समझना है पूरा। और बांग्ला जब कर रहे हैं इंग्लिश सोचना है, मतलब दो लैंग्वेज के बीच का जो रिलेशन है, अच्छा, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। बहुत बढ़िया। ये समझे तो आपके लिए मतलब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे सिविल सर्विस तैयारी में, WBCS की तैयारी में लोग क्या करते हैं, वो बंगाली बुक्स स्टडी करो या इंग्लिश बुक स्टडी करो, इसमें फंसते थे। मैं कभी फंसा ही नहीं। अब वोकैब के बारे में बताइए। वोकैब में अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वोकैब कैसे करें सर, वोकैब नहीं हो रहा है, इडियम नहीं आ रहे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आ रहे। तो फिलहाल तो इस बार का पैटर्न में इजी आया, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 23 में भी इजी आएगा। तो वोकैब आपके कहाँ से किए? वोकैब मैं पहले क्या करता था, मैं जब इंग्लिश रीडिंग मतलब इंग्लिश में डेली पढ़ता था मैं, तो मैं एक नोटबुक लेके बैठता था और 7-8-10 वर्ड में लिख लेता था। उसके साथ उसका एक करस्पॉन्डिंग सेंटेंस में लिख लेता था, क्योंकि याद नहीं रहता था मेरे को। अच्छा। इसलिए वो मतलब डायरेक्ट मीनिंग याद नहीं रहता, इसीलिए सेंटेंस में याद रहता है, ज्यादा अच्छे से याद रहता है। एग्जाम्पल से मेरे हम लोगों को ज्यादा याद रहता है और मतलब रिलेट भी कर सकते हैं हम। और इंग्लिश मतलब ऐसे करते करते पहले तो लगता था नहीं होगा कभी भी, ऐसे होता है क्या। जब 1-2 साल बीत गए तो लगा मेरे को यही तो सबसे अच्छा तरीका है, लॉन्ग टर्म है। और जिनके पास इतना टाइम नहीं है, एक काम करिए, पिनाकेल कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, पिनाकेल, बस पिनाकेल से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा वोकैब में। बहुत बढ़िया। अब रीजनिंग का कुछ? रीजनिंग गेम चेंजर था इस बार। रीजनिंग में बहुत लोग नेगेटिव हुए, 70-60 में भी चले गए बहुत लोगों का स्कोर, बहुत लोगों का 80+ आया। मतलब मैथ तो सबने कर लिए, 2000 से ज्यादा बच्चे शायद 90 में 90 लाए। आपने भी शायद 87 या 90 लाया होगा। उसके बारे में बाद में कोई वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैथ में, रीजनिंग में क्या है, मैंने जो फॉलो किया था,
मैं जब पहले रीजनिंग की तैयारी में नहीं करी, कभी नहीं किया। ओके। सिर्फ मॉक के बेस पे था, क्योंकि पहले जो रीजनिंग एसएससी के आते थे बहुत इजी होते थे। अभी थोड़ा मैं टेक्स्ट बुक का कुछ सेक्शन मॉक लगा देखा, रीजनिंग का लेवल अच्छा रहा था। और स्पेशली वो स्टेटमेंट वाला जो किया है ना, नया इंक्लूड किया है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन, ग्रेटर लेस देन वाला वो जो वाला वो वाला क्वेश्चन आ रहा है, कॉज इफेक्ट वाला कॉज इफेक्ट नया टाइप का क्वेश्चन। इसलिए आपको क्या करना है, सारे चैप्टर को करना है अच्छे से, यूट्यूब वीडियो से कीजिए, नोट बना लीजिए एक, उसके बाद मॉक लगाइए, लेकिन फुल मॉक नहीं, सेक्शनल मॉक से फोकस रहेंगे। अच्छा अच्छा। मैं सेक्शनल मॉक लगाता था, मतलब लगभग रोज एक दिन छोड़ के मैंने लगभग 20-25 सेक्शनल मॉक लगाए रीजनिंग में। लास्ट में मेरा 80 के आसपास आते थे, तब मेरा मतलब वो तैयार हो गया था। तो अब आते हैं जीके और करंट अफेयर्स, सबसे बड़ा चर्चा का टॉपिक। हर एक को प्रॉब्लम है जीके और करंट अफेयर्स में। तो जीके कैसे, कहां से प्रिपेयर किया, करंट अफेयर्स कहां से कैसे प्रिपेयर किया? जीके के लिए मैं 2 स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एक है लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जैसे मैंने किया था 2022 में, पहले WBCS की तैयारी जब मैं करता था, मतलब हमारे स्टेट की सिविल सर्विसेज की, पर सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक आप उठाइए, उसको 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन रैंक नहीं आएगा, क्योंकि रिविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, एनसीईआरटी बेस्ड कोई बुक उठाइए, जैसे तरुण गोयल जो बहुत ही अवेलेबल है, और भी बुक है मेरे को उतना पता नहीं है। तो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स में क्या आता है, एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन पूछता है। मैंने तो कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चन देखा एनसीईआरटी से आए थे, मतलब मैंने नहीं देखा, मेरे को मैं एक बता रहा था जिसके कंप्यूटर में बहुत अच्छे स्कोर है। अच्छा। और जीके में भी मैंने देखा, मेरी बात हुई थी यूपी से एस्पिरेंट से, जो मेरे पास में बैठ के मेंस दिया था, एग्जाम के बाद बात हुई थी, मैं बोला जीके तो पूरा एनसीईआरटी से आया है, इसलिए मेरे को, मैं ये बता रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड बुक करिए कोई। अच्छा, तो मतलब सब्जेक्ट वाइज आप बोल रहे हैं, उसके ऊपर मतलब अच्छे से पकड़ बनाने। हाँ, बेस बहुत जरूरी है। आप एमसीक्यू लगाओगे पिनाकल कंप्यूटर, आपका स्कोर नहीं आएगा। मतलब सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा आपको अंदर घुसना पड़ेगा, जियोग्राफी के अंदर घुसना पड़ेगा। और अभी एसएससी का, जैसे मैंने देखा एसएससी का जो पैटर्न है जीके का, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसका कोई मालूम नहीं चल रहा है, और उसके लिए आपको थोड़ा थॉरो नॉलेज, अंदर का नॉलेज होना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, जिसलिए आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और स्टेटमेंट बेस्ड भी दे रहा है, आपको सारे के सारे के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन होगा। जैसे इस बार मेंस में बहुत ही अच्छा लेवल था जीके का, इसलिए वो कि कुछ लोगों के 30s में स्कोर है, कुछ लोगों के 50 प्लस है, इसलिए उसमें बहुत अच्छे। और बाकी तो हम लोग को पता है, लूसेंट को तो एक बार पढ़ना है, होता है, सब बोलते हैं। आपने लूसेंट किया? नहीं, कभी नहीं। आपने लूसेंट नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट वाइज बुक लगाया तो वही ना पे। ओके। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, जैसे नितिन सिंह इकोनॉमी के लिए मैंने एक बार कंप्लीट किया है। अच्छा। पूरा रीडिंग करके। ओके। लेकिन सिर्फ रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने हैं, तब जाके आपको वो अच्छे से याद होगा। हाँ, कि आप एक चैप्टर उठाइए, फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, ऐसे कीजिए। और पॉलिटी का बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटी में आसान क्वेश्चन आए हैं, आ रहा है मतलब ये नहीं पिछली बार भी आए हैं। एग्जैक्टली। जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब्जेक्ट में आपको अच्छे पकड़ बनाना है। और स्ट्रेटेजी के छोड़ दीजिए भगवान के हवाले, तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको जहां से मिले आपको नॉलेज निकालना है। और मैं तो बोलता हूँ कि जहां से भी आपको यूट्यूब में भी कुछ बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे सोर्सेज है, वहां से भी लीजिए, और जहां से आपको कुछ अलग सा मिले, नया मिले, आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद रिवाइज अगर टाइम मिला तो। हाँ, जहां से भी जितना, अभी जैसा पैटर्न है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, जो भी नया मिले नोट कर लीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, आपका मेन सोर्स एक होना चाहिए, एक ही बुक, उससे ज्यादा नहीं करना। अच्छा। हर एक सब्जेक्ट का एक बुक, उसको अच्छे से करना है। ठीक है। 5 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक आप 5 बार करो, एक रूल है। दूसरा रूल क्या है, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस जहां से भी हो सके कीजिए। अच्छा। अड्डा से 24/7 का ऐप है, फेसबुक का ऐप है, यूट्यूब वीडियोस भी आते हैं एमसीक्यू, सब कुछ जहां से संभव है आप वहां से कीजिए। अगर आपके पास टाइम है, टाइम नहीं है तो सीधा साधा तरुण गोयल उठाइए, बार बार रीडिंग कीजिए और चैप्टर वाइज एमसीक्यू कीजिए, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और करंट अफेयर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा, मेरा थोड़ा याद नहीं आ रहा है चैनल का नाम, लेकिन और 2-3 चैनल है, जैसे जीके टुडे, बहुत ही ऑथेंटिक चैनल है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, वो कर सकते हैं। उतना नहीं हो रहा है तो वीकली जो मतलब करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं वो कर सकते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं करंट अफेयर्स आपको रेगुलरली करना है, उसके अपडेटेड रहना है, और एग्जाम के पहले उसको रिवाइज भी करना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के पहले, एग्जाम के 7-10 दिन पहले आपको करंट अफेयर्स अच्छे से रिविजन करना है, और जो कि आप पहले 3-4 महीने में एक बार पढ़ चुके हैं। हाँ, तब जाके आपको रिविजन में फायदा होगा। और कंप्यूटर का स्ट्रेटेजी में बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे तो मैं खुद भी मतलब
उसमें तैयारी नहीं किया था उतना, लेकिन आरबी की जो पीडीएफ है उससे क्वेश्चन आरबी के पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल आए गए हैं, मिले ये हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल था। और आरबी के जो राधिका गोयल के वीडियोस है वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही एकदम एकदम एकदम। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत मतलब नॉर्मल है, अच्छा लगा मेरे को बहुत। आरबी के पीडीएफ और कंप्यूटर क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहे इस बार सीजीएल 22 कंप्यूटर के लिए। और आभास सैनी के करंट अफेयर्स वाला पीडीएफ था, अच्छा वो भी बहुत हेल्पफुल रहा, मैंने सुना है। अच्छा। मैं उसको नहीं किया था, अच्छा मैंने करंट अफेयर्स छोड़ दिया था, अच्छा टाइम नहीं मिला था। करंट अफेयर्स है कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर करंट अफेयर्स दोनों। अच्छा दोनों ही छोड़ दोनों छोड़ दिया। दिया। अच्छा दोनों ही छोड़ दिया। करंट अफेयर्स इतने, और मेरा लक फैक्टर भी इधर एक है, हाँ करंट अफेयर्स इतना कठिन आया, हाँ। जो तैयारी करके भी गए थे उनसे भी नहीं हुआ। मेरे से तो नहीं हुआ, तब ठीक है। लेकिन जिन्होंने तैयारी करके किए थे उनसे भी नहीं हुआ, अच्छा ऐसा सुना मैंने। ठीक है। और आप मॉक टेस्ट के बारे में बताइए, आप कहाँ कौन कौन सा मॉक देते थे, कहाँ से मॉक देते थे और उसको एनालिसिस कैसे करते हैं और कितने मॉक्स आपने दिए हैं एग्जाम के पहले? हाँ, मैंने वो टेक्स्ट बुक का है सीजीएल 2022-23 में 60 के आसपास मॉक दिए थे, लेकिन उससे ज्यादातर सेक्शनल थे। मैंने फुल मॉक एक भी नहीं लगाया। अच्छा एक मतलब आपका पूरा फोकस सेक्शनल मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि इंग्लिश में मेरा कॉन्फिडेंस था, कुछ भी होता है 120 के प्लस आना है मेरा। अच्छा अच्छा। जीके में भी मैंने मतलब थोड़ा टाइम नहीं मिला एक्चुअली, पीए से जॉब करने के बाद 2-3 घंटे में आप कितना कर लोगे। मेरे को तो इतना चाहिए था, टीएससीबीटी मिला लेकिन बंगाल लौट जाना है मेरे को। अच्छा हाँ। इतना मेरा टारगेट था, लेकिन एग्जाम के पहले मैं देखा 300 प्लस मतलब बन रहे हैं अगर मैं देखूं, क्योंकि सेक्शनल मॉक में मेरा 150 आ रहे थे सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में 150 लाऊंगा मैं, 120-30 आएगा 300 तब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। हाँ हाँ, लेकिन वो 2 मार्च के बाद मैंने कंप्यूटर में डर लगने लगा था। इसलिए मैं एक चैनल का नाम बताना चाहूंगा, थोड़ा सीक्रेट है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है। रैंकर्स आईक्यू नाम का एक चैनल है कंप्यूटर का, रैंकर्स आईक्यू। रैंकर्स आईक्यू अच्छा। बहुत ही बेनिफिशियल था मेरे लिए। अच्छा मेरे जो मतलब 2 दिन की तैयारी में कंप्यूटर्स में मैं पास हो गया, हाँ। उनका हाथ है। अच्छा अच्छा। और आप कितने मॉक दिए थे? फुल मॉक आपने नहीं दिए थे? और कितने सेक्शनल मॉक्स दिए थे? 60 के आसपास। 60 के आसपास। मैथ में 20 होगा, अच्छा। रीजनिंग में 20-25, इंग्लिश में ज्यादा नहीं लगा आपके कॉन्फिडेंस? एक दिया। अच्छा 124 आए थे। अच्छा। और मॉक में आपके जीके में कितना आते थे याद है? 40 के आसपास। 40 के आसपास। और मेंस में भी वैसा ही आया 45। ठीक है। और एक बात है, मैं एग्जाम दे के आया और 7 मार्च को घर लौटा। 7 मार्च को शाम को मैंने 3rd मार्च का पेपर दिया। हाँ। घर में बैठ हाँ। मेरे 330 आ गए। अच्छा मतलब 3rd मार्च के पेपर में आपके 330 आ रहे थे अगर देते? हाँ। और एनालिसिस में उतना नहीं देखा मैं, अच्छा। क्वेश्चन रिपीट। अच्छा। जीके में स्कोर मतलब कम आया था 3rd मार्च के, हाँ। इंग्लिश में अच्छा आया था 130 के आसपास शायद, और मतलब बहुत कैजुअली दिया था, तो मेरे को कॉन्फिडेंट आ गया मैं 23 में बैठूंगा रहेंगे, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूँ। आपको तो जो चाहिए आपको मिल जाएगा। हाँ। ठीक है, अब आते हैं आपके पर्सनल लाइफ में। आप मतलब सारा दिन पढ़ने वाले इंसान है या आप दोस्तों के साथ एंजॉय करने वाले, मूवीज देखने वाले, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। आप मतलब एंजॉयमेंट और स्टडी इसके अंदर कैसे मैनेज करते हैं? बैलेंस करना है आपको एक्चुअली, मतलब टाइम बना लेना है। मेरा ऐसा था, मैं सुबह बैठूंगा 2-2.5 घंटे पढ़ूंगा और शाम को 2-2.5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा। मतलब दोपहर को निकल जाना घर से, साइकिल से इधर उधर घूमना गाँव में, और मतलब तो बेसिकली आप गांव साइड से? हाँ, टाउन साइड, मतलब टाउन है। अच्छा। चारों तरफ गाँव। अच्छा अच्छा। ऐसा एरिया है, तो मतलब फैसिलिटीज है थोड़ा बहुत, लेकिन टाउन बोल सकते हैं आप। तो मतलब एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि एज कम था, उतना मैच्योरिटी नहीं रहती इस उम्र में। बहुत पढ़ना है, बहुत कुछ कर जाना है, और इधर उधर घूमना मतलब लगा रहता था। रात 10-11 बजे घर लौटना। अच्छा अच्छा। शाम को निकल जाना अड्डा, जैसे हम बंगाल में बहुत अड्डा देते हैं दोस्त मिलके, तो ऐसा लगा रहता था। मतलब सारा दिन स्टडी से मुझे लगता है स्ट्रेस रिलीव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब सारा दिन हम अगर बैठ के बुक में घुसे रहेंगे, यूट्यूब में घुसे रहेंगे तो स्ट्रेस डेवलप होगा। नहीं। तो स्ट्रेस को हटाने के लिए भी कुछ हम लोग को एंजॉयमेंट करना चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना चाहिए, खेलना चाहिए, टाइम पास करना चाहिए, जैसे बैलेंस हो। जैसे मेरा आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। मैंने गिटार सीखा है। अच्छा। 3 साल। अच्छा। उसके बाद गिटार भी बजाते हैं? हाँ। अच्छा, तो उसमें भी आपका मन है? और हाँ, बहुत मतलब बहुत ही पैशनेट है मैं उस लाइन में। अच्छा। मैं बहुत म्यूजिक सुनता हूँ, मतलब बहुत कुछ करता था, और दोस्तों के साथ घूमना चलता था, पार्टीज बहुत करता था। मतलब उतना अच्छा लड़का नहीं हूँ मैं जैसे कह सकते हैं आप। मतलब आपको सब करना है जिंदगी में, सब करना है, बैलेंस करके बैलेंस करके करना है। लेकिन मैं वो पढ़ाई नहीं छोड़ी, वो हाँ। 2 घंटे भी हो, हाँ। लेकिन पढ़ाई जो करना है, पढ़ाई और स्टडी करके करना है। मतलब घर से निकलना है, लेकिन सुबह 2-3 घंटे पढ़ के तभी, मतलब आप पढ़ाई छोड़ दे रहे हो, पूरा निकल रहे हो, आपसे नहीं होगा। तो आपका एक पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं, आपका रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड वगैरह है? हाँ था, 22 के एंड से है। अच्छा, 22 के एंड से। हाँ। तो आप कैसे मैनेज करते हैं ये सब दोनों के बीच में?
मतलब ये तो एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम है। देखिए, जो लोग आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों के भी होंगे, और बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करो, दूसरा किसी में ध्यान मत दो। तो आप कैसे बैलेंस किए हैं? मेरा जब मतलब 22 के एंड से गर्लफ्रेंड है, लेकिन उससे पहले दोस्त है मेरे से। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है आपका, मतलब जो लाइफ पार्टनर नहीं बोल सकते अभी। हाँ। इस उम्र में लाइफ पार्टनर तो बाद में होता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। आपका जो मतलब पार्टनर है, हाँ। वो कैसा है, वो आपको सपोर्ट करती है क्या उस बारे में, तो आप लकी हो। मैं लकी था उस मामले में। अच्छा। क्योंकि मेरे को मतलब वो, मैं आता था 9 बजे कॉल करता था, लेकिन उसके पहले मैं 2 घंटे पढ़ाई कर लिया करता था। अच्छा। उसके बाद कॉल, मतलब आप लोग टाइम मेंटेन करके जो भी करते हैं, टाइम मेंटेन करके करते हैं। और वो मेरे से पहले जो सवाल पूछा था, आपका पढ़ाई हो गया आज का? अरे बाप रे, ये बहुत पहला बढ़िया, क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया। उसके बाद मतलब पढ़ाई नहीं हुआ तो बोलते थे आप पढ़ाई करो पहले, मतलब आपको लौटना है बंगाल। वो सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, बंगाल लौटना है कैसे भी। होम स्टेट भाई, होम स्टेट ही होता है। होम स्टेट होता है। मतलब पोस्ट में मतलब एक टाइम के बाद आपको उतना जॉब प्रोफाइल मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। मैं जब पहले आया था नागपुर में, मैं अंडमान में भी जॉब कर लूंगा, बहुत कुछ कर लूंगा, सब खाना मेरे को सह जाएगा, सब क्लाइमेट में सहन लूंगा। ऐसा नहीं रहता। अब मेरे को लगता है मतलब बंगाल में तो कितना अच्छा होता है। होम स्टेट ही है, जिसका भी होम स्टेट है। मेरे लगता है पर्सनल लाइफ मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस भी जाता है। आप एक अच्छा पार्टनर मिले तो आपका सारे के सारे स्ट्रेस भी आपको निकल जाता है, वहाँ पे वो डाउन हो जाता है। लेकिन आप मतलब अगर ऐसा नहीं मिले, और लक के बेसिस में मिलता है सब, वो तो है, पूरा लक है उस मामले में। तो अब आप सोशल मीडिया में है, आपका डिस्ट्रैक्शन फेसबुक वगैरह वगैरह जो डिस्ट्रैक्शन अभी के जनरेशन का है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? मैंने गेम्स कभी नहीं खेले। अच्छा, ऑनलाइन मोबाइल गेम्स कभी नहीं खेले। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 11-12 में मैंने खेला है। अच्छा। पबजी नहीं, सीओसी वो 11 में खेला है। जब मैंने भी कभी नहीं खेला, मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि जब एकदम गेम में घुसते हैं, सीओसी में, पबजी में, उसमें बह जाते हैं, पूरा एकदम सारा दिन उसमें घुस जाते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेकिन मैंने बहुत वेब सीरीज देखे कोरोना के टाइम से। तो मूवीज वेब सीरीज आप देखते हैं? बहुत ज्यादा, उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, टाइम बहुत था, 18-19 साल उम्र है आपकी, सीएचएसएल में 180 बन रहे। और कोविड का टाइम था, कोविड का टाइम है, मतलब क्या चाहिए आप जिंदगी में, मतलब कुछ भी करो। तो आप फेसबुक में थे या अभी डिलीट कर दिए थे? फेसबुक में जब इधर आया था मैं नागपुर में, टाइम नहीं मिलता था, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहता था, फेसबुक बंद कर दिया था मैंने। अच्छा। अभी मैं खोला। अच्छा। अभी मतलब सारे के सारे सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया मतलब रखना कोई बुरी चीज नहीं है, आपको जस्ट बैलेंस करना है। हाँ, लेकिन फेसबुक का उतना यूज नहीं है। अच्छा। आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम रह सकते हो। फेसबुक का क्या यूज है, मतलब फेसबुक से आपको फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम दूसरा टाइप का है, दूसरा टाइप का है। काम का चीज टेलीग्राम बहुत काम का है, और व्हाट्सएप पर्सनल का। टेलीग्राम बहुत काम का है। टेलीग्राम में तो सारे के सारे हमारे चैनल्स टेलीग्राम में है, बहुत डिस्ट्रैक्शन नहीं है टेलीग्राम। हाँ, टेलीग्राम में डिस्ट्रैक्शन कम है, ये बात सही बोला आपने। स्टेटस नहीं लगते। हाँ, व्हाट्सएप में तो सारे दूसरों के स्टेटस देखने में ही चले। फेसबुक में मतलब दूसरों के देखने में आप बिजी हो जाते हो, दूसरों क्या कर रहा है उस हिसाब से आप खुद को जांच करते हो। एकदम। जैसे मेरे को लगता था मैं बहुत मतलब लाइफ में कुछ नहीं किया, दूसरों में देख के कंपैरिजन आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम में, इसलिए मैं थोड़ा उससे मतलब दूर रहते हैं, लेकिन दूर रहते हैं। अभी मैंने किया, मेरे एक दोस्त ने बताया तू इतनी कम उम्र में इतना स्कोर लाया, तो फेसबुक पे आजा तो सेलिब्रिटी बन जाएगा। इसलिए मैंने फेसबुक आईडी ओपन किया एक्चुअली। और मतलब हाँ, लोगों का थोड़ा हेल्प हो रहा है, मेरे से तो होने दो यार। हाँ, जरूर। क्योंकि आप तो अभी इंस्पिरेशन बन गए, क्योंकि आपने इतने कम उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना स्कोर किया है। जरूर आपका ज्ञान अब दूसरों को बांटिए, मैं तो ये बोलूंगा, जरूर आप। क्योंकि मेरा कंपटीशन भी नहीं है, मैं टेस्ट नहीं देने वाला। एकदम। एसएससी में मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, तो एसएससी का मेरे तो सीक्रेट कुछ स्टडी टिप्स है, ऐसा कुछ है नहीं अभी कुछ सीक्रेट नहीं है, सब मैं बोल दिया। और एक तो आपका आगे का प्लान क्या है? आप तो सोचिए, आप एसएससी में आपको मिल गया, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो कोई एग्जाम नहीं बचा यूपीएससी के अलावा, तो करना है तो वही करना है, नहीं तो नहीं करना है। अभी प्रिपरेशन करना शुरू किए? नहीं करेंगे। अच्छा, प्लानिंग है, करेंगे। हाँ, अच्छा, प्लानिंग है थोड़ा। अच्छा। या तो यूपीएससी करेंगे, आरबीआई ग्रेड बी की सोचेंगे। इधर यूपीएससी और आरबीआई ग्रेड बी दोनों अलग लाइन है, पूरा अलग है, लेकिन कोई एक सा करेंगे। कोई एक सा, लेकिन ग्रुप ए सर्विस में जाना है, मतलब ग्रुप ए चाहिए, ग्रुप ए चाहिए, मतलब हाँ। जरूर। आपका उम्र कम है, आप ग्रुप ए के जरूर मतलब कोशिश कीजिए, जरूर होगा। हाँ। तो ये हमारा उम्मीद है, कोई भी मिले। हाँ, कोई भी मिले, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ईयर्स है, आप आराम से कीजिए और रेस्ट लेके कीजिए। हाँ, कर सकते हैं। और मेरा और एक चीज है, मतलब मैं इतना भी एम्बिशियस नहीं हूँ, मेरे को आईएएस ही बनना है। अच्छा। मेरे को डीएम ही बनना है। अच्छा। मैं एम्बिशियस में हूँ नहीं। अच्छा। मेरा मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल थिंकिंग में है मेरा। अच्छा। मतलब मैं लक में विश्वास है मेरा। अच्छा। मैं बोलता मेरा लक से, लक फैक्टर था मेरा, 10% भी हो तो, लेकिन था मेरा।
अच्छा मैं गॉड पे विश्वास करता हूँ, अच्छा भगवान में मेरा विश्वास है। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल है, थोड़ा आर्टिस्टिक, मतलब वो भी लाइन है मेरा, इसलिए मैं उतना एम्बिशियस नहीं हूँ कि मेरा आईएएस ही बनना है मेरे को। ठीक नहीं तो मैं है, खाली कोई नहीं ग्रुप कहूँगा। ए होना चाहिए बस। ग्रुप ए होगा, क्योंकि मतलब अभी पता चल रहा है इस जॉब में आके कि ग्रुप ए सर्विस होता हाँ, है। ग्रुप बी जितना भी हो ग्रुप ए के अंडर ही है। ग्रुप ए अंडर सारा ही जिंदगी। हाँ, सारा ही जिंदगी। हाँ, ग्रुप ए होता ग्रुप है। ए सरकार का जो फैसिलिटी है हाँ। 90% ग्रुप ए को ही दिया जाता है। ग्रुप ए का बात ही अलग है, बात ही अलग रहता एकदम है, सही मतलब बोला। सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा ही है, कोई भी डिपार्टमेंट हो ग्रुप ए होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप आगे यूपीएससी का प्रिपरेशन करें और हमारे बंगाल से और एक कुछ बड़ा ऑफिसर हमें मिले ग्रुप ए वाला, यूपीएससी या तो आरबीआई ग्रेड वाला, और ऐसे ही तब भी मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। ठीक है, अगर आप बन जाए कुछ ग्रुप ए ऑफिसर तब भी मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, और आप हमारे चैनल में वादा करते हैं आप इंटरव्यू जरूर देंगे। जरूर जरूर। तो बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक आपको आगे की जिंदगी के लिए। और रिजल्ट शायद 5 जून में, मुझे जितना पता चला है 5 जून के ऑन और बिफोर सीजीएल 22 का फाइनल रिजल्ट आने की संभावना है। अनऑफिशियल है, मुझे जितना पता चला है मैं आपको बता दूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं और ये वीडियो अभी तक देखे हैं लास्ट तक, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि इनका जो मोटिवेशन, इनका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, हम चाहते हैं दूसरे जो न्यू कमर्स है एग्जाम में उनको तक पहुंच जाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, सारे के सारे वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आशा करता हूँ आपका नेक्स्ट जो जॉब प्रोफाइल होगा, जो भी ले आप, बहुत ही अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक आपको चैनल आपको भी सर चैनल के लिए थोड़ा बेस्ट ऑफ लक बोल हाँ, दीजिए। चैनल के लिए, और आपको मतलब 22 में भी आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। अच्छा, होपफुली शायद हम दोनों एक पोस्ट में बंगाल में रहेंगे, मेरे को लगता है। बहुत ही बढ़िया होगा तब तो, बहुत ही बढ़िया होगा। हाँ। तो आशा करते हैं जो भी हो अच्छा ही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।